सही है। तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि हमें इस पे एक दूसरा पेज ऐड करना है। उसके लिए हमने क्या किया था कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में गए थे और हम देख रहे थे कि इसका एड्रेस पता कैसे लगता है। अब ये जो आपकी डकिट पीडीएफ की फाइल है, मतलब ये आपकी बुक है, इस बुक की लोकेशन वो दिखा रहा है कि वो सी ड्राइव में। सी ड्राइव बेसिकली आपके सिस्टम का मेन ड्राइव होता है, मतलब मेन आपकी जो हार्ड डिस्क है बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है सी। उसके अंदर एक फोल्डर है क्या यूजर्स का, यूजर्स के अंदर क्या है डेल, डेल के अंदर कौन सा फोल्डर है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में कौन सा फोल्डर है वेब एंड ऐप 6, और वेब एंड ऐप 6 के फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली आपको कंप्लीट एड्रेस शो करता है। इसको हम लोग पाथ कहते हैं, फाइल पाथ आप कह लें, इसको पाथ भी कहते हैं, लेकिन हम इसको एक और नाम देते हैं एब्सोल्यूट पाथ। क्या कहते हैं एब्सोल्यूट का किसी को मतलब पता है? किसी कोई चीज का मुकम्मल होना, बिल्कुल मुकम्मल, तो एब्सोल्यूट हम उसे कहते हैं। कभी सुना है एब्सोल्यूटली अमेजिंग? ज्यादातर लफ्ज लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा ही बेहतरीन, तो कंप्लीटली। तो एब्सोल्यूट पाथ क्या है कि बिल्कुल स्टार्ट से आप शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल एंड तक उसको लेकर आ रहे हैं। यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता लग रही है, जब आपका कंप्यूटर खुलता है तो आपको क्या दिखता है डेस्कटॉप, लेकिन वो डेस्कटॉप खुद एक फोल्डर है, और वो किसके अंदर पड़ा हुआ है एक डेल नाम के फोल्डर में, और डेल फोल्डर किस फोल्डर में पड़ा हुआ है यूजर्स में, और यूजर्स का फोल्डर किस में पड़ा हुआ है सी ड्राइव में। तो हर चीज जो आपके कंप्यूटर पे सेव होती है वो किसके अंदर होती है सी ड्राइव, बशर्ते कि जाहिर सी बात है आपने कोई और ड्राइव ना बनाई हुई हो, जैसे डी ड्राइव। आजकल मैं ये बहुत कम देखता हूँ, पहले बहुत होता था कि सी डी ई एफ 4 ड्राइव्स बनती थी। अब मैं मोस्टली देखता हूँ कि यहाँ तो 2 होती हैं सी और डी, यहाँ बस एक सी बना हुआ होता है, उसके अंदर ही सब कुछ रखा जाता है, क्योंकि आजकल SSDs होती हैं, तो SSDs जो है वो एक ही ड्राइव लोग बनाते हैं, उससे स्पीड थोड़ी तेज रहती है। तो ये कंप्लीट जो आपका पाथ है एब्सोल्यूट पाथ, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से हमें ऐड कौन सा वाला करना था HTML टेक्स्ट। तो जरा अगर हम लोग इसकी भी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमें पूरा का पूरा ये एड्रेस मिल जाएगा। तो जब हमने इस एड्रेस को कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा एड्रेस यहां पे पेस्ट हो गया। उसके बाद इसमें अभी एक चीज मिसिंग है, वो क्या है फाइल का नाम। ये इसका खुद का नाम तो नहीं आया। तो जब हमने इस फाइल का नाम कॉपी किया और यहां पर ये कौन से वाले स्लैशेस हैं बैकवर्ड स्लैश, कौन सा स्लैश है बैकवर्ड स्लैश। तो बैकवर्ड स्लैश हमने लगाया और उसके बाद हमने HTML.text का जो नाम था वो हमने यहां पे कॉपी कर लिया। अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक, तो आपको इस फाइल का कंप्लीट एड्रेस मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सेव करते हैं और हम इसको फाइल को चलाने की कोशिश करते हैं। लिंक्स को ओपन विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर तो सबको पता है। तो ये हमारे पास नया लिंक बना है जिसका नाम क्या है HTML टेक्स्ट। अगर हम इसको अब क्लिक करें तो ये क्या कर रहा है ये कह रहा है कि ये इसको फाइल मिल ही नहीं रही। अच्छा अब की बार इसके फाइल मिल गई। मिलनी एब्सोल्यूट में भी चाहिए, वो थोड़ा हम चेक करते हैं वो क्यों है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है अगेन ये सेकंड वैसे टॉपिक था, इसको बेसिकली हम कहते हैं क्या रिलेटिव पाथ। क्या कहते हैं रिलेटिव पाथ। अभी रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ में आपने एक फर्क देखा कि वहां पे पूरा सी ड्राइव ये फलाना डिमकाना सब कुछ था, इसके अंदर सिर्फ पहले क्या है डॉट और फॉरवर्ड स्लैश। अब डॉट और फॉरवर्ड स्लैश ये जो दो चीजें हैं ये इसको दिखाती हैं कि भाई इस फोल्डर के अंदर ढूंढो। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर आप इसको मिटाएं सारे को, तो जब आपने डॉट और फॉरवर्ड स्लैश दिखाया तो वो ये सारी चीजें वो दिखा रहे हैं जो इस फोल्डर के अंदर मौजूद है।
तो बेसिकली डॉट और फॉरवर्ड स्लैश इस चीज को दिखाता है और इसका नाम क्या होता है? रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये किसी ना किसी के रिलेशन से होता है। इस वक्त ये किसका रिलेशन है? इस फोल्डर का, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव पाथ। हाँ, क्या ले सकते हैं? रिलेशन? नहीं, वो डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट चीज है। आरईएल जो होता है वो रिलेशन है, आपने लिंक्ड उसके टैग में पढ़ा हुआ है, जो जैसे आप सीएसएस लगाते हैं, वो डिफरेंट है। तो एचरेफ में हमने जब ये डॉट और फॉरवर्ड, अच्छा ये सिर्फ एचरेफ की कहानी नहीं है, ये पूरी पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कहानी है। आप कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ देखें तो समझ जाए वो किसकी बात कर रहा है? इस फोल्डर की, जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। कौन सी? links.html। सही है, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं इस फोल्डर की, तो कौन सा फोल्डर? हमेशा वो उस फोल्डर की बात करेगा जिसके अंदर ये वाली फाइल पड़ी हुई होगी। ठीक है? तो अब हम यहां पे जो चीज चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने HTML टैग्स लगाई थी, अब मैं इसमें लगा लेता हूं HTML लिस्ट। तो बस मुझे इसको क्लिक करना है, ये नाम पेस्ट कर देगा। अब हम दोबारा वापस जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं और यहां पे आके हम लोग HTML टेक्स्ट को क्लिक करते हैं। एक आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है। तो अब क्या खुल गया? HTML लिस्ट। बेसिकली वो रीलोड नहीं हुआ था। तो इसी तरीके से आप यहां पे जिस फाइल का फाइल पाथ देंगे वो आपको नजर आ जाएगा। वैसे अगर आपको एक बात बताएं तो दो तरह के लिंक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला ये तो जो इंटरनेट वाला आपने देखा था, और दूसरा रिलेटिव। सही है, ये दो तरह के लिंक्स हमेशा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और नॉर्मली इन्हीं का यूजेज सबसे ज्यादा है। जरा एक मिनट देख लेते हैं कि ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ क्यों नहीं काम किया था। सही है, तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया था, वही लिंक लगाया मैंने जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था, और अब की बार ये चला। उसकी वजह थोड़ी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट ये थी कि पहले ये किस पे चल रहा था? लाइव सर्वर पे। तो जो लाइव सर्वर था वो बेसिकली इसको इशू कर रहा था ये एब्सोल्यूट पाथ ओपन करने के। लेकिन ये थोड़ा सर्वर साइड थोड़ा सिस्टम है, आप इस पे ना जाएं, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो लाइव सर्वर जब स्टार्ट होता है तो ऊपर से लिखा हुआ आता है 5500 कुछ समथिंग आता है लोकल होस्ट। तो ये बेसिकली उसकी वजह से ग्लिच हुआ था। क्योंकि अगर आप इसको नोट करें और अगर हम इसको दोबारा से लाइव सर्वर पे चलाएं तो यहाँ पे ये जो जाता है 127.0.0.1:5500। किसी ने टीपी लिंक की सेटिंग्स बदली हैं? उसमें भी यही आईपी होती है। तो बेसिकली इस आईपी में क्या हो रहा है कि जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये आईपी को इसके साथ कनेक्ट कर दे रहा है, मतलब स्लैश आगे फिर पाथ लिख रहा है, जो कि लाजमी सी बात है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस वजह से एब्सोल्यूट पाथ काम नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली चलाएंगे तो ये चीज नॉर्मल चलेगी। किसके साथ? एब्सोल्यूट पाथ। किसके साथ? एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अल्टीमेटली कहां सेव होनी है? आपके किसी न किसी सर्वर पे, और सर्वर पे एब्सोल्यूट पाथ क्या है ये आपको नॉर्मली नहीं पता होता। समझ रहे हैं? क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा फोल्डर है वो सर्वर पे कहीं ना कहीं जाके पेस्ट हो जाता है। अब आपको उस फोल्डर का पता है कि मेरा इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये फोल्डर किधर पड़ा है। तो आप हमेशा क्या इस्तेमाल करते हो नॉर्मली? डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश। तो ये हुआ इस फोल्डर में, और आपने यहां पे जब HTML टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब उसको पता लग गया है कि मुझे कहां पे जाना है, मुझे इस फोल्डर पे जाना है, और कौन सी फाइल उठानी है? HTML टेक्स्ट। बहुत सिंपल। ये बात समझ आ रही है? तो बेसिकली लिंक लगाने के हमने 3 तरीके देखे। पहला तरीका, सबसे आसान तरीका, किसी भी वेबसाइट का लिंक ले आए, इधर कॉपी कर लें, आपकी वेबसाइट
कनेक्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका, अगर आपके पास HTML का पेज है, अगर आपका HTML का पेज है आपके कंप्यूटर में है, तो आप उसको क्या दे सकते हैं, रिलेटिव पाथ। सही है, जब आप उसको रिलेटिव पाथ देंगे तो आप उसको बताएंगे कि आपकी फाइल कहां पड़ी है और उसको वो टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर देगा। बहुत सिंपल। आपको इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ कैसे काम करते हैं। ये इतना आसान नहीं है। अगर फर्ज करें कि ये HTML टेक्स्ट की जो फाइल थी ये पड़ी हुई थी डेस्कटॉप पे, सही है, ये पड़ी हुई है इधर डेस्कटॉप पे। अब मसला ये है कि जब आप अपने फाइल में जाएंगे और इसको सर्च करेंगे तो ये HTML टेक्स्ट असल में ये वही है, लेकिन मैं चलो यहां से हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग अपने लिंक्स में जाएंगे तो हम इसको वॉच करते हैं कि हमारे पास क्या क्या पड़ा है, तो हम देखेंगे हमारे पास लाजमी सी बात है HTML टेक्स्ट की फाइल नहीं दिखेगी। लेकिन अब ये मुझे HTML टेक्स्ट की फाइल का पता है कि ये कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप में, और मुझे पता है कि ये जो फोल्डर था ये कहाँ था, डेस्कटॉप में। तो हम लोग इस फोल्डर के अंदर है, लेकिन हमारी जो फाइल है वो इसके पेरेंट के अंदर है, क्योंकि ये फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर है वो बेसिकली उसका पेरेंट है और ये उसका चाइल्ड है। तो हमें एक स्टेप पीछे जाना है। जब आपको एक स्टेप पीछे जाना होता है तो आप यहां पर बेसिकली 2 डॉट लगाते हैं, एक डॉट के बजाय 2 डॉट। अब जब आपने 2 डॉट लगाए तो उसको समझ आ गई कि मुझे कहां जाना है, पीछे जाना है, एक फोल्डर पीछे जाना है। तो अब ये सारी वो फाइल्स दिखाएगा जो आपके डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं। अब अगर हम इसको सर्च करेंगे तो ये रही हमारी डेस्कटॉप पे HTML text.html पड़ी हुई है। सही है। अब ये उसका क्या हो गया, दोबारा से रिलेटिव पाथ, लेकिन ये फिर भी इसी फोल्डर के रिलेशन में है, क्योंकि आप इसी फोल्डर के निस्बत से आप देख रहे थे ना कि मुझे इसके पीछे जाना है। इसके अलावा अगर फर्ज करें यहां पे आपके पास एक फोल्डर और होता, जैसे यहां पे फर्ज करो आपने लिखा फाइल्स, और आपकी जो HTML फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अब आपको पता है ये इसके फोल्डर के अंदर है, तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि इसी फोल्डर में मेरा काम है, तो मैं क्या लगाऊंगा, डॉट और /। अब मुझे पता लग गया ये एक फोल्डर के अंदर है, उस फोल्डर का नाम क्या है, फाइल्स। तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये लिखेगा ./files/, यानी कि उस फोल्डर के अंदर जाओ और उस फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, HTML टेक्स्ट। तो आप एक स्टेप इस फोल्डर से आगे भी आ गए और आप एक स्टेप उस फोल्डर के पीछे भी चले गए। इस तरीके से ये आपका जो रिलेटिव पाथ है ये काम करता है। और आपके पास नॉर्मली जो है वेबसाइट जब भी बन रही होती है तो उसमें नॉर्मली सबसे ज़्यादा अगर आपको HTML की फाइल लगानी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव पाथ। अगर आपको कोई लिंक लगानी है तो वो तो बहुत आसान है कि जिस भी वेबसाइट की जिस भी जगह की वो लिंक है आपने सिंपल वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। तो ये सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपका लिंक्स में रह गया था कल, जो कि आपको यहाँ पे भी बताएगा। ये चीज़ आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास फोल्डर्स का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब आप इसमें इधर उधर घूम सकते हैं। आपने देखा कि 2 डॉट और / लगाया तो वो एक स्टेप पीछे आया। अगर आपने फिर से 2 डॉट / लगाया होता तो वो एक स्टेप और पीछे चला जाता। इतना तो दिमाग काम कर रहा है ना। ये सिंपल सी लॉजिक है कि आपको बस ये याद रखना है कि एक स्टेप पीछे आना है तो 2 डॉट और एक /, एक स्टेप आगे आना है तो सिंपल /। अब इसको थोड़ा आप खुद से काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन VS कोड की खास बात क्या है कि VS कोड आपको बताता है। आप एक ./ लगाएंगे तो आपको बताएगा कि इस फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है। आप उसका किसी का भी फोल्डर का नाम लगा के फिर / लगाएंगे, फिर आपको बताएगा कि उस फोल्डर के अंदर भी क्या पड़ा हुआ है। तो ये काम VS कोड में करना बहुत आसान है आपको, क्योंकि रियल टाइम पे पता लग रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो ये रिलेटिव URLs या रिलेटिव पाथ आप इसको कह लेंगे, वही बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे यही चीज़ बताएगा कि एक स्टेप पीछे जाना है तो // लगाओ। अगेन अगर किसी को ये पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो पढ़ ले, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, ये मेल टू एक फजूल सी चीज़ है, आपको ये अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मेल टू होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं हो रहा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एट्रीब्यूट बेसिकली आपने पढ़े, ये एक इंटरेस्टिंग सा एट्रीब्यूट है, इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। अच्छा, HTML की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि आपको जब भी कोई चीज़ देखनी हो आप उसको कॉपी करें, कोड में लगाएं और देख लेंगे क्या हुआ, तो आपको समझ में आ जाता है और याद भी आ जाता है कि वो क्या कर रहा है। अब जैसे कि ये अभी अभी हमने काम किया है, ये कह रहा है कि इसमें एक और एट्रीब्यूट लगाओ, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, टारगेट, और उसके इक्वल कोटेशन मार्क्स उसने क्या दिया हुआ है, अंडरस्कोर ब्लैंक। देखते हैं ये करता क्या है। हम HTML लिंक्स को ओपन विद लाइव सर्वर से चला लेते हैं। अब हमने HTML टेक्स्ट पे क्लिक किया तो कोई फर्क महसूस हुआ? अब की बार उसने एक न्यू टैब बनाया, आपकी पुरानी वाली टैब यहां पे है, सही है। हम इसको फिर से क्लिक करते हैं तो उसने एक और टैब बना दिया। तो अब जब भी ये चीज ओपन कर रहा है तो ये किस में कर रहा है, न्यू टैब में। तो सिंपल ये इससे क्या पता लग रहा है कि ये न्यू टैब बना रहा है। अगर हम इसको लाइव दोबारा देखें तो ये सबको बंद करते हैं। अब हम ये टारगेट ब्लैंक अगर हटा देते हैं, ठीक है, और हम इसको चला लेते हैं तो ये इसी पेज पे ये पेज खुल गया, समझ रहे हैं। अब ये इस पेज का मतलब है अगर ये कोई लिंक होता तो भी यही होता, मतलब google.com का लिंक होता तो भी google.com इधर ही खुलता। अगर आपने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगाया हुआ होता तो वो google.com दूसरी टैब में खुलता और ये वाला पेज वैसा का वैसा पड़ा रहता। वैसे इस स्टेज पे ये वाला एट्रीब्यूट नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं। सही है, तो हम ज़रा एक काम करते हैं। अच्छा, हमारा जो HTML टेक्स्ट वाला है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब एक हमारे पास एट्रीब्यूट है, टैग नहीं है, क्या है, एट्रीब्यूट है, जो तकरीबन हर टैग में लग सकता है। तकरीबन नहीं बल्कि हर टैग में ही लगेगा वो, सही है। उस एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कहते हैं, आईडी। आईडी क्या है कि जिस तरीके से आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड नंबर से एक जैसा नहीं हो सकता, या पाकिस्तान में किसी भी और बंदे के साथ आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर मैच नहीं करता, क्योंकि आपका जो NIC नंबर है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो आपकी गवर्नमेंट आपको पहचानने के लिए आपको दे देती है, सही है। तो आपका जो NIC है वो किसी और का नहीं हो सकता, बिल्कुल उसी तरीके से। और उसकी ज़रूरत क्या होती है, पहचान करने के लिए NIC हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हर शख्स की यहाँ पे वो पहचान है। इसी तरीके से जो आपका हर टैग है उसकी पहचान क्या है, उसकी आईडी। लेकिन अब इस आईडी का रूल क्या है, फर्ज करो मैं इसको आईडी दे देता हूं माई टैग। यहां पे जरूरी नहीं कि मैं नंबर दूं, NIC नंबर तो एक नंबर होता है ना, यहां पे आप नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप नंबर दें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने क्या लिख दिया, माई टैग। अब इसकी आईडी है माई टैग, तो मुझे पता है कि एक टैग है जिसकी आईडी है माई टैग और वो एक ही होगी। तो ये आपको तब फायदा देती है जब आप CSS पे काम करते हैं। आप खुद सोचें, अगर यहां पर कितने सारे ए टैग्स हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला जो टैग है HTML टेक्स्ट वाला, इसका कलर रेड हो जाए, तो ये आप इसको टारगेट कैसे करेंगे, CSS को कैसे बताएंगे कि भाई जो टैग है ए वाला जिसके अंदर HTML टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको रेड कर दो। तो आप सिंपल उसको क्या बता देते हैं, उसकी आईडी। जब आप उसको आईडी बता देते हैं तो CSS को पता लग जाता है कि अच्छा ये वाला टैग है जिसका कलर क्या करना है, रेड, क्योंकि यहाँ पे ए टैग तो बहुत सारे हैं, सही है। अब आईडी का फायदा क्या है, अभी मैंने आपको क्यों पढ़ाई, क्योंकि अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, HTML लिंक्स पढ़ रहे थे अभी तो हम। तो इसका एक और बेहतरीन सा काम होता है, शायद आपने देखा हो। फर्ज करें यहां पे मैं एक ए टैग बनाता हूं और यहां पे हम लिखते हैं गो टू
टॉप, सही है। एक मैंने टेक्स्ट लिखी गो टू टॉप। अब आपकी जो H1 है, हम क्या करते हैं, इसको एक आईडी दे देते हैं और इसको हम कहते हैं टॉप हेडिंग। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस href में टॉप हेडिंग देता हूं और इसके आगे आके क्या लगा देता हूं, हैश। ये सबको पता है ना क्या होता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन में भी होता है हैश। अब हम इस HTML टेक्स्ट को जरा हम चलाते हैं। जब हमने HTML टेक्स्ट को चलाया तो हमें नीचे नीचे एक लिंक लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसका नाम क्या है, गो टू टॉप। अगर हम इस गो टू टॉप को क्लिक करें तो दोबारा आपको कहाँ ले आया, वो टॉप पे। तो बेसिकली सबसे पहले आपने पढ़ा कि इंटरनेट पे कोई पेज है, अगर उसको आपको अपने वेबसाइट पे लगाना है किसी लफ्ज़ पे, तो आपको उसका क्या चाहिए होता है, लिंक, जैसे google.com, facebook.com। सेकंड हमें ये पढ़ा कि कोई भी हमारे कंप्यूटर में फाइल पड़ी है HTML की, हमें उसको खुलवाना है अपने पेज के जरिए, तो हम उसका क्या यूज़ कर लेते हैं, पाथ, ये रिलेटिव पाथ ज़्यादातर। तीसरा, अगर आपको सेम पेज में ऊपर से नीचे या किसी सेक्शन पे अपने यूज़र को लेके जाना है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आईडी। ये जो हैश है ये बेसिकली href को बता रही है कि ये क्या चीज़ है, आईडी। क्योंकि href को कैसे पता लगेगा कि आपने आईडी दी है या लिंक दी है, समझ रहे हैं। तो इधर से इसको पता लग गया कि ये आईडी है, और ये आईडी जहां भी होगी ये उसको मूव करवाएगा। अब क्योंकि उसको पता है कि आईडी हमेशा क्या होगी, एक ही होगी। आपने कभी देखा है, कभी वेबसाइट ऐसी चलाई है कि आप ऊपर नेविगेशन बार पे फर्ज करते क्लिक करते हैं, सर्विसेज पर क्लिक करते हैं, आपका पेज यूं ऊपर स्क्रॉल होता है और नीचे वो सर्विसेज वाले सेक्शन पे रुक जाता है। ये चीज़ एक ही है। फिर आप दूसरे वाला नेविगेशन बार का बटन दबाते हैं, वो फिर से ऊपर मूव करता है, किसी और जगह पे रुक जाता है। अगर आपने ये चीज़ नोट की हो तो वो सारा काम किससे हो रहा होता है उसमें बेसिकली लिंक ही लगा हुआ होता है और उसमें उस सेक्शन की क्या लगी हुई होती है, आईडी। तो उससे वो पेज जो है आपका वो ऊपर नीचे झूलता रहता है जहाँ जहाँ आप उसको क्लिक करते हैं। आप उसको क्लिक करें सर्विसेज, वो यूं घूम के सर्विसेज पे आ जाता है डायरेक्ट, और अगर आप उसको किसी और बटन पे क्लिक करें तो वो कहीं और घूम के। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये जो चेंज हुआ वो यूं चेंज हुआ, आपने क्लिक किया वो टक करके ऊपर आया, लेकिन जो आप पेजेस पे देखते हैं वो पूरा यूं स्लाइड होता हुआ दिखता है। ये चीज़ नोट की है, बहुत कम वेबसाइट चला देंगे आप। तो उस पर क्या होता है कि ये एक एनिमेशन है जो हम खुद ऐड करते हैं। ये जब आप CSS हम थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होता है। लेकिन आज का मेन टॉपिक ये था कि हमने 3 तरह के लिंक लगाने के तरीके पढ़े। पहला एक्सटर्नल कौन सा होता है, जो कि आपने google.com, facebook.com इस्तेमाल किया। दूसरा इंटरनल कौन सा होता है कि जो HTML की फाइल आपके कंप्यूटर पे पड़ी है, और वो इंटरनल किसके जरिए लगाया जाता है, रिलेटिव पाथ। और तीसरा क्या है, आईडी, सही है, जो कि विद इन द पेज है, पेज के अंदर ही है। तो यहां पर बेसिकली आपका जो लिंक्स का टॉपिक था वो इख्तिताम पजीर हुआ। उसके बाद जो अब आपके पास टॉपिक है वो क्या है, इमेजेस। जैसे कि आई थिंक जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे तब या कब मैंने ये बात कही थी कि अगर आप एक वेबसाइट खोलते हैं तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती हैं, जिनमें सबसे पहली क्या थी, टेक्स्ट, लिखावट, कि आपकी वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है, हेडिंग उसकी है, पैराग्राफ उसका है, साइड में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इधर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। दूसरे नंबर पे मैंने उस वक्त भी बताया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या है, इमेजेस, तस्वीरें। तस्वीरों के बगैर आपकी वेबसाइट नहीं बनती। इवन आपकी अब जो बुक हम देख रहे हैं इसमें भी आप देख रहे हैं कि आपके पास फ़ोटोज़ तो भरी पड़ी हैं। तो फ़ोटोज़ लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास अमल है जो आपको वेबसाइट में करना है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि तस्वीर लगाने के लिए भी एक एक्स्ट्रा क्या होगा, कोई ना कोई टैग होगा। और एक और टैग जो इमेज का टैग है वो ए के टैग से बहुत मिलता जुलता है। उसकी वजह क्या है कि इमेज का टैग जो है वो भी कहीं ना कहीं से फाइल को उठा के लाएगा, जैसे ए का टैग कहीं ना कहीं से HTML फाइल को उठा के लाता है। तो जो आपकी लिंक वाली नॉलेज है वो अब दोबारा से टेस्ट आउट होगी। अब इस टैग का नाम क्या है, IMG। शायद IMG आपने काफ़ी बार वेबसाइट्स पे पढ़ा हुआ देखा होगा। तो IMG एक बहुत पॉपुलर तरीका है, शॉर्टकट है इमेज को लिखने का। इमेज की फुल फॉर्म स्पेलिंग होती है IMAGE,
इसको हम शॉर्टकट करके क्या लिखते हैं, IMG। तो इधर इसी चीज़ से इनका टैग का नाम बना है। अगर हम अपने कोड पर आए तो हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक हम एक नई फाइल बनाएंगे और हम इसमें लिखेंगे image.html। और आपको पता है कि अब यहाँ पे लिखने के दो तरीके हैं। या तो मैं लिखूँ HTML, यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सारा का सारा लिख देगा, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने अभी तक पढ़ी हुई है। सही है, आपने ये चीज़, ये वाला एट्रीब्यूट पढ़ा है? सही है। तो ये वैसे अगर थोड़ी बहुत जिसको अंग्रेजी आती है वो तो देख के समझ गया होगा ये क्या है। तो LANG जो है बेसिकली लैंग्वेज की बात कर रहा है वो, और लैंग्वेज कौन सी लगी हुई है, EN, इंग्लिश का शॉर्टकट है। सही है। उर्दू का क्या है, UR। तो ये बेसिकली लैंग्वेजेस हैं कुछ जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उनकी, AR, अरबिक। अच्छा, यहाँ पे EN की भी ना टाइप्स होती हैं। EN US भी होती है, EN UK भी होती है, इसकी भी टाइप्स होती हैं, लेकिन खैर वो आगे का काम है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, इमेजेस की। किसी अल्लाह के भले बंदे ने पहले से एक तस्वीर यहाँ पे लगा के रखी है, मुझे नहीं पता ये किसने काम किया है, लेकिन बहुत अच्छा किया है। एक काम करते हैं, इसका ना हम लोग थोड़ा नाम सिंपल करते हैं। बहुत ख़तरनाक सा नाम लिखा हुआ है, इसको मैं कह देता हूँ माई इमेज। तो माई image.jpg हमारे फोल्डर में पड़ी हुई है। तो पहला मेरा काम है कि इस इमेज को मुझे यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं IMG का टैग बनाऊँगा। सही है। अब एक चीज़ आपने नोट की कि नॉर्मली तो VS कोड क्लोजिंग टैग खुद लिखता है, लेकिन इमेज लिखने के बाद उसने क्लोजिंग टैग नहीं लिखा। उसकी वजह क्या है कि इमेज किस टाइप का टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब मैंने इमेज लिखा, अब हम कहते हैं कि इमेज को हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। हम ये वेरीफाई करने के लिए भाई हमारा पेज चल भी रहा है या नहीं, हम ये कर सकते हैं कि हम H1 लिखते हैं कि भाई दी इमेज कलेक्शन। अब हम पीछे जाते हैं तो हमें इमेज कलेक्शन लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन IMG का कोई काम नजर नहीं आता। क्यों? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका A टैग था। तो A टैग में आप उसको जब तक ये नहीं बताते कि लिंक करना कहाँ पर है, इसी तरीके से IMG में जब तक आप उसको ये नहीं बताते कि इसकी इमेज पड़ी कहाँ है, तो उसका कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो एंकर टैग में कौन सा एट्रीब्यूट था, href। इमेज में भी href है, इसमें है SRC। SRC का फुल फॉर्म है बेसिकली सोर्स। सोर्स का मतलब है कि भाई आपकी जहां से आप इंफॉर्मेशन उठाना चाह रहे हैं, सोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको अगेन आप देख सकते हैं कि बहुत तरीका सेम है जैसे आपका href था, लिंक था। अगेन अब आप इसका रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं और एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसका कोई ना कोई वेबसाइट से कोई लिंक उठा के भी दे सकते हैं। सबसे पहले रिलेटिव सबसे आसान है, तो रिलेटिव पाथ देते हैं डॉट और /। अब मैं इस फाइल को सिलेक्ट करूंगा myimage.jpg। अब मैंने इसको एंटर हिट किया। अब हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, तो हमारा इमेज कलेक्शन जो मैंने हेडिंग ऊपर लिखी थी और उसके नीचे हमारी इमेज आ चुकी है। इतना आसान है। ठीक है। तो ये बस इमेज यहाँ पे लगाना इतना इजी है। अब आप एक बात पूछ सकते हैं कि इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा है। अब वेबसाइट के अंदर हम इसके साइज का क्या करेंगे, तो वो थोड़ा सा किसका काम है, CSS का काम है। एक और अगर आप कर सकते हैं, वैसे ये हम इस्तेमाल नहीं करते, मुझे भी सालों हो गए इसको इस्तेमाल किए हुए। ये ट्राई कीजिएगा, शायद ये काम कर जाएगा। कर रहा है। तो हमने एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया है, कौन सा, विड्थ और हाइट। तो इसमें हम इसको कितनी हाइट दे रहे हैं और विड्थ px। किसी को पता है px क्या है, पिक्सल्स। आपकी जो स्क्रीन है आप सबको पता होगा ये पिक्सल से बनी हुई होती है। पिक्सल क्या होता है, एक छोटा सा कलर का डॉट होता है जिससे आपकी स्क्रीन बनी हुई होती है। किसी ने बचपन में टीवी के सामने झांक के देखा है, तो जब आप उसके करीब पहुंच जाओ ना, तो वो डॉट 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 नजर आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली पिक्सल्स उसी का है। तो अभी इसकी जो विड्थ है वो कितने पिक्सल्स के बराबर है, 100 पिक्सल्स के बराबर है। स्क्रीन का टोटल साइज कितना होता है, किसी को पता है?
एक स्क्रीन की पूरी वर्थ में कितने पिक्सल्स होते हैं? क्या? नहीं, वो पिक्सल्स, एक स्क्रीन की वर्थ है, उसमें टोटल पिक्सल्स कितने होते हैं? रेजोल्यूशन क्या होती है? चले जाने दें, इसको हम 200 कर लेते हैं तो थोड़ी आपकी इमेज जो है थोड़ी बड़ी हो जाती है, ताकि इसको मुझे जूम करने का फ़ायदा होगा। सही है, तो आप देख सकते हैं कि भाई टैग तो मेरा ये रहा, सही है, ये मेरा टैग है और ये मेरा SRC है। ये दो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए आपको। अगर आपको ये हाइट और विड्थ समझ में नहीं आ रहा जाने दें, लेकिन आपको जो चीज़ समझ आनी चाहिए वो क्या है? इमेज और SRC। अब हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा नीचे जाते हैं, अब हम दूसरी इमेज लगाते हैं। तो मैंने क्या लिखा? इमेज। तो इसमें SRC पहले से लिखा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, यार रैंडम फोटोज नहीं लिखते, वैसे ही मदरसा है, ऐसा ना हो कि कोई पीछे से देख ले। और ओके यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि ये जो लिंक है ये उनके वेबसाइट का लिंक आ रहा है, उसकी इमेज का लिंक नहीं आ रहा। अब ये वेबसाइट जो है पिक्सल, अनस्प्लैश जो खुल रही हैं वो बेसिकली स्टॉक फोटोज़ वेबसाइट्स कहलाती हैं। वहाँ पे जो आप डाउनलोड होने के लिए आपके पास इमेजेस दी हुई होती हैं। तो ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं सब डाउनलोडेबल है, मतलब वो इंटरनेट पे उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं वो, लेकिन वो डायरेक्टली शो नहीं करवाएंगे। तो इस वजह से हम उनका लिंक नहीं ले सकते। तो एक काम हो सकता है, विकीपीडिया में बड़े इज्जत से लिंक आपको मिल जाता है, बशर्ते कि इन्होंने कोई बदल ना दिया हो। तो कॉपी लिंक एड्रेस किया मैंने, यहाँ पे आके बेसिकली मैं चेक करता हूँ कि मैंने लिंक सही कॉपी किया है या नहीं। सही लिंक होने की पहचान क्या होती है आप पूछ सकते हैं। कि पहली पहचान तो ये होती है कि उसके बाद हमेशा जो उसका आखिरी होता है ना, वो आपका इमेज का एक्सटेंशन होता है। ये वो यहाँ .png होगा, .jpeg होगा, .jpeg होगा, मतलब जो भी आपके इमेज के एक्सटेंशंस हैं। दूसरा, जब आप इस लिंक को एंटर करेंगे तो आपके पास ये इमेज आपको नज़र आनी चाहिए। अभी हम एक काम करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और ये जो हमारा SRC था इसमें इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम ज़रा अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, नहीं दिखा रहा। अब इसकी वजह यह है कि ये इन्होंने उस पर सिक्योरिटी लगाई हुई है, सिंपल, वो आपको अपनी इमेज शो नहीं करवा रहे। और देख लेते हैं कोई, यहाँ अनस्प्लैश जो है, मैं एक प्रॉपर वेबसाइट का लिंक चाह रहा हूँ। अनस्प्लैश तो दूसरा स्टॉक फोटोज हो जाएगा जी। सॉरी, ओपन इमेज इन न्यू टैब,
यार मैंने विकिपीडिया को तो मैंने ऐसे ही उठाया था। एक मिनट यहाँ से उठा लेते हैं। यार ये अच्छा तरीका था। तो चलो कोई ना कोई एक लिंक मिला है, इसको ज़रा चेक करते हैं। कुछ सर्वर्स होते हैं जो आपकी एक्सटर्नल लिंक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आजकल ये साइबर सिक्योरिटी की इश्यूज़ की वजह से ज़्यादा है, पहले ये नहीं होता था, पहले चिल माहौल था। तो ये आपकी लिंक लग गई है। अब ये जो आपकी एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं, आपने देखा है कि दूसरी वेबसाइट पे एक इमेज पड़ी हुई थी, उसका मैंने लिंक उठाया और सिंपली मैंने यहाँ पे लगा दिया तो आपको शो हो गया। लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। ये क्यों रिस्की है? क्योंकि फर्ज करेंगे ये मीडियम वालों ने इस पर कोई सिक्योरिटी लगा दी, बोला भाई हम अपनी वेबसाइट की इमेजेस आपको नहीं दिखाते, वो सिर्फ हमारी वेबसाइट पे दिखनी चाहिए। जाहिर सी बात है हर कोई पैसे देता है, ये इमेजेस बनवाने के भी उन्होंने पैसे दिए होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल क्या करती हैं कि वो उस पर सिक्योरिटी लगाती हैं, आज नहीं है तो हो सकता है कल लग जाएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब आप अपने किसी क्लाइंट के लिए या किसी के लिए भी जब आप काम कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नल लिंक्स खास तौर पे इमेजेस पे मत लगाएं। उसकी वजह क्या है कि आज वो इमेज है उस लिंक पे, हो सकता है कल बदल जाए, दूसरी आ जाए, या वो वहां पे लिंक ही खत्म हो जाए, तो आपकी वेबसाइट की वो लिंक वाली जगह खाली हो जाएगी। तो ये बहुत डिजास्ट्रस है। तो आप सबसे अच्छा तरीका क्या है कि या तो अगर आपको कहीं से इमेज उठानी है तो आप उसको एटलीस्ट क्या कर लें, सेव कर लें। आप उसको अपने पास सेव कर लें। अब क्योंकि वो आपके पास कंप्यूटर पे सेव हो चुकी है तो मतलब अब उसकी फाइल आपके पास है। अब जब उसकी फाइल आपके पास है तो वो आपके पास हमेशा रहेगी, क्योंकि अगर आप किसी सर्वर पे भी अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं तो भी वो फाइल वहां पे सर्वर पे आपके रहेगी। लेकिन इस पे कॉपीराइट इशू भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और की वेबसाइट पे जाके आपने उसकी तस्वीरें उठाना शुरू कर दी तो वो कंप्लेन कर सकता है कि ये उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं या प्रोप्राइटरी फ़ोटोज़ हैं जो उसने खुद बनवाई थी और उसने किसी को इजाज़त नहीं दी थी कि ये फ़ोटोज़ उठा के लगा दो, समझ रहे? तो आप मसले में आ सकते हैं। लेकिन कुछ बहुत अच्छी वेबसाइट हैं, कुछ अल्लाह के भले लोग हैं अंग्रेज़ हैं लेकिन अल्लाह के भले हैं। जैसे उनमें से हम उनको कहते हैं स्टॉक फ़ोटोज़। अब ये जो स्टॉक फोटोज की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ये pixels.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसके बाद शटरस्टॉक है, उसके बाद अनस्प्लैश है, आई स्टॉक फोटो है और पिक्साबे है। ये कुछ मेजर आपकी 4-5 वेबसाइट्स हैं जिसपे आपको फ्री, आपको कमर्शियल यूज के लिए इमेजेस मिल जाती हैं। इसका मतलब है अगर आप यहाँ से कोई भी फोटो लगाते हैं ना तो आप पे कोई क्लेम नहीं करेगा, आपके कोई कुछ कहेगा नहीं कि भाई ये आपने मेरी फोटो क्यों लगाई है। आप सिंपल इस वेबसाइट पे जाएं, इनकी वो फोटो डाउनलोड करें और आप उसको यूज़ करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इतने अच्छे क्यों हैं कि इतनी सारी फोटोज़ और वो भी इतनी अच्छी अच्छी और हाई डेफिनेशन, और इवन ये आपसे पूछते हैं कि आपको कितने साइज़ की फ़ोटो चाहिए। अब जैसे ये फ़ोटोज़ हैं ये किसी न किसी फोटोग्राफर ने खींची होती हैं। अब ये फोटोग्राफर मतलब इस जगह पे गया होगा, उसने तस्वीर ली होगी, यहाँ अपलोड की होगी, ये आपके लिए क्यों मेहनत कर रहा है? तो ये आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा, ये खुद पैसे कमाता है। होता क्या है कि इस पे कुछ फोटोज जो हैं वो फ्री होती हैं और कुछ फोटोज पेड होती हैं। तो आप कुछ फोटोज डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी, कुछ फोटोज पेड होती हैं और कुछ फोटोज पे यहाँ पे वाटर मार्क आ रहा होता है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा पिक्सल, हल्का सा ग्रे कलर का। तो आपको बोलेगा कि अगर ये तुम्हें हटवाना है तो पैसे दो। तो इस तरह के कुछ इश्यूज होंगे। लेकिन जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो आप उसको बोलते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसके हिस्से वो आपको अकाउंट लेके दे देता है फ्री का, सही है। उसके खाते में ना फिर दूसरी चीज़ें भी जो पेंडिंग हो ना उसकी भी सारी इमेजेस डाउनलोड कर लो। तो खैर ये होता ही रहता है। तो इस तरीके से मेन चीज़ ये है कि हम लोग अपनी इमेजेस लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दो तरीके हैं, एक एक्सटर्नल का और एक इंटरनल का। इंटरनल में आप दोबारा से रिलेटिव पाथ भी यूज़ कर सकते हैं और एब्सोल्यूट पाथ भी यूज़ कर सकते हैं इमेज का लेकिन एब्सोल्यूट पाथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये डिजास्ट्रस होता है। क्योंकि आप एब्सोल्यूट पाथ का क्या मतलब है कि मैंने अगर सर्वर में आपका फोल्डर बदल दिया, पहले वो सी ड्राइव में पड़ा हुआ था, मैंने उठा के डी ड्राइव में डाल दिया, मेरी मर्जी है, मेरा सर्वर है, तो मतलब आपने जो भी एब्सोल्यूट पाथ लगाए होंगे वो सारे तबाह।
क्योंकि वो पाथ चेंज हो गया। अगर आपने रिलेटिव पाथ लगाया हुआ होगा तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो आपके पीसी में पड़ा हुआ है, वो मेरे पीसी में पड़ा हुआ है, वो मेरे पीसी के माय डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो सारी फाइलें कहाँ से चेक कर रहा है, अपने फोल्डर के रेफरेंस से। तो वो बड़े प्यार से आपका पाथ निकाल लेता है और आराम से आपकी सारी चीज़ें फ्लॉलेस चलती हैं। तो ये आपका बेसिकली इमेज का टैग है। बाकी ये जो विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट है, अगेन अगर किसी को ये बात समझ आई कि हम इसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं एक एट्रीब्यूट से, किससे? एट्रीब्यूट से। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन वो ये दिमाग में सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा क्या बोले जा रहा है। सही है, वो आप बैठ के बेचारे सुन रहे होंगे कि चलो सारे ही सुन रहे हैं, हम भी बैठ के सुन लेते हैं। सही है, हो सकता है आगे चल के कुछ समझ आ ही जाएगा। तो यहाँ पे होंगे बहुत सारे, लेकिन अभी पता नहीं शर्म के मारे नहीं बोल रहे होंगे कि यार ये सवाल आ भी रहा होगा कि ये समझ में नहीं आया रिलेटिव क्या है, ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश क्यों लगाया। अब जो एब्सोल्यूट पाथ था उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूं था, और जो रिलेटिव पाथ था उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूं था, लेकिन इसका सवाल किसी ने नहीं किया। सही है, तो ये तो मेरे लिए अच्छा है, मेरी मेहनत बचती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी न किसी के दिल में सवाल हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि वो शर्मिंदगी से चुप रहने के लिए उसने सवाल नहीं पूछा। तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई लड़कियाँ वड़कियाँ तो है नहीं, तो सवाल ना पूछ के आप अपना नुकसान करोगे। सही है, अगर लड़के हंसेंगे भी तो वो लड़के हैं, अगर उनके हंसने से आपको मसला हो रहा है तो फिर आपको खुद सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि देखें इंसान को थोड़ी बेइज्जती कब फील होती है, जब वो कोई ऐसा बंदा उसके ऊपर हंसे जो उसको लगे यार नहीं इसको नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, अब आसपास आपके जो बैठे हैं नॉर्मली, आप हो सकता है किसी किसी को आप जानते हो, लेकिन ज़्यादातर लाइकली है कि आप इनको नहीं जानते होगे, क्योंकि सारा नया बैच है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। सही है, मुझे पहली दफ़ा देख रहे होगे आप, तो यहाँ पे हर कोई किसी को नहीं जानता। तो अगर आपका अपना कहीं पे नुकसान हो रहा है और उस नुकसान को बचाने के लिए अगर कोई आप पे कोई हंस दे रहा है, तो अभी वो हंस रहा है, बाद में आप उस पर हंसोगे। तो लेकिन वो क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ही ज़रूरी है। और जो बच्चे इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अभी तो लग रहा होगा ये तो बहुत हलवा है, मैं तो जीनियस बंदा हूँ, इसको मैं ऐसे से लिखूंगा हो जाएगा। सही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे बैच 1 में भी थे, बैच 2 में भी थे, बैच 3 में भी थे। सही है, आप अल्हम्दुलिल्लाह वैसे लाइन वाइज बैच 4 हो, लेकिन पता नहीं इन्होंने 6 क्यों नंबर दे दिया है। ये वो वाली बात हो गई है कि विंडोज 7 8 के बाद डायरेक्ट 10 आ गई। तो लेकिन खैर जो अब आपका बैच है, अभी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे यार ये तो हलवा है, मैं तो पता नहीं, मैंने कैलकुलस सॉल्व की हुई है तो मेरे लिए क्या होगा। लेकिन जब फिर थोड़ा सा वक्त आगे निकल जाता है, सही है, तो वही बच्चे फिर आगे पीछे थोड़ा घूम रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद CSS आती है तो बोलते हैं कि यार चलो HTML आसान थी वो कवर कर लेंगे, अब CSS में ना दिल लगा के पढ़ेंगे। तो शुरू के दिन वो फिर से प्रैक्टिस करते हैं, आगे जाके वो फिर से डाउन हो जाते हैं। फिर जब CSS खत्म होती है वो बोलते हैं भाई ये क्या हुआ, ये तो अभी तो यही समझ में नहीं आया था कि सिलेक्टर कैसे लगाना है, और CSS खत्म भी हो गई। उसके बाद जब आपकी आती है जावास्क्रिप्ट तो शुरू होते ही खैर सबको ही पता लग जाता है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ और होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई वीडियो देख के ना हम नई जावास्क्रिप्ट बना लेंगे, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, वो कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी बोल रहे होते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, पूरा हफ्ता हो सकता है कोई और काम करना है। सही है, किसी से बातें भी करनी होती हैं, तो मतलब क्यों टाइम ज़ाया करें। तो फिर लेकिन जब जावास्क्रिप्ट जिस दिन ख़त्म होती है और हम कोई क्वेश्चन पूछ लें, फिर तो भाई वो चुप करके पीछे भाग जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो जैसा मैं बताने का मकसद क्या है कि अभी लेवल ईजी है, लेकिन ये स्लो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। उसके बाद CSS है, तो CSS में आपका थोड़ा जंप आएगा डिफ़िकल्टी लेवल में, लेकिन वो अगेन थोड़ा कंट्रोलेबल होगा अगर आपने HTML सही से पढ़ी हुई। क्योंकि यहाँ पे ट्रैक क्या है कि आप CSS इस्तेमाल करने के लिए आपको HTML आनी चाहिए, आप CSS HTML के बगैर नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए आपको HTML और CSS दोनों आनी चाहिए, समझ रहे। और रिएक्ट चलाने के लिए आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों आनी चाहिए। उसके बाद आपकी आती है Node.js। अब Node.js को उस पर काम करने के लिए, उससे कोई फायदा उठाने के लिए अब आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट चारों आनी चाहिए, समझ रहे हैं। और एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए जब आपको एक डेटाबेस चाहिए तो दोबारा सब कुछ चाहिए, अब उसमें नोड भी चाहिए।
तो जैसे जैसे आप इसमें एक स्टेप ऊपर जाएंगे आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि HTML से जान छूट जाएगी, हम CSS में चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको फिर लगेगा कि शायद CSS से अब जान छूट जाएगी क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में आ गए, तो भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वैसे तो अभी मुझे दूसरा आपका स्टेप शुरू कर लेना चाहिए, यानी कि नया टैग दिखाना चाहिए, लेकिन वो टैग थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फ्रेश होके करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ब्लिंक वाले ने भी थोड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ है। तो आपका आज तक असाइनमेंट कोई नहीं मिला आपका? गूगल क्लासरूम में कितने ऐड बच्चे हैं यहाँ पे? आपका गूगल क्लासरूम बना हुआ है? अब एक बात सुने, आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग घर जाएंगे, एक गूगल की आईडी बनाएंगे जिसकी बनी हुई है, सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से एंड्रॉयड का मोबाइल तो सबको यूज़ करता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आईफोन वाला होगा तो आईफोन 6, 7 चला रहा होगा, सही है, वरना जाहिर सी बात है वो यहाँ पे क्यों बैठा है। तो जिनके पास एंड्रॉयड है उनके पास एंड्रॉयड चलाने के लिए गूगल की आईडी तो लाजमी है, सही है। अब ये आपको नहीं पता कि आपके पास गूगल की आईडी है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप वो मोबाइल चला कैसे रहे जब आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर आपके पास ये गूगल आईडी है। क्योंकि एंड्रॉयड अगर आप प्ले स्टोर से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो मतलब आपके पास गूगल आईडी लगी हुई है, सही है। तो वही जो आपकी गूगल आईडी है वो ईमेल एड्रेस भी होता है आपका, ये बात पता है। तो उसी गूगल आईडी को आप अपने ब्राउज़र पे भी खोल सकते हैं, और अगर किसी को ये नहीं पता तो आप अपने ब्राउज़र को सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास 5 कंप्यूटर है, पाँचों में अगर आपने अपनी आईडी बनाई हुई है और एक चीज़ यहाँ पे आप कोई चीज़ खोलते हैं तो आपकी दूसरे 4 कंप्यूटर्स में उसकी हिस्ट्री भी दिख जाती है और सारा वो सिंक्रोनाइज भी हो जाता है। मोबाइल में भी सेम चीज़ होती है। तो लेकिन उसके अंदर जब आपकी आईडी खुली हुई हो, जैसे अभी मुझे मेरी यहाँ पे ये सफ़ा वालों की आईडी खुली हुई है, सही है, ये ईमेल एड्रेस है, सब कुछ है। जब आपकी आईडी खुली हुई हो, और आईडी खुली होने का कैसे पता लगता है, जब आप mail.google.com पे जाते हैं तो आपकी ईमेल एड्रेस ये वाला खुल जाता है, ठीक है। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं खुलता तो वो ऑटोमेटिकली आपको बोलेगा पहले साइन इन करो। जैसे कि अगर हम इसको इनकॉग्निटो पे देखें तो अगर हम mail.google.com पे जाएं तो अब वो आपसे क्या बोलेगा, साइन इन करो। तो जो आपकी आईडी बनी हुई है, ठीक है, नहीं बनी हुई तो यहाँ पे बड़ा सा एक छोटा सा लफ्ज़ लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट का, तो आप क्रिएट अकाउंट कर लें। अब जिन बच्चों को क्रिएट अकाउंट करना नहीं आता, यूट्यूब पे कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगी, सही है। तो जब आपकी आईडी बन जाए, जब आपकी आईडी बन जाएगी तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं classroom.google.com। क्या क्लासरूम, क्लासरूम की स्पेलिंग ना आए तो गूगल पे ही देख लेना, या गूगल पे ही लिख लेना गूगल क्लासरूम, क्लासरूम गूगल। अब इससे स्पेलिंग सही हो गलत हो वो आपको सही जगह पे ले आएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ा प्रोग्रामर वाला काम करें, classroom.google.com डायरेक्ट जाएं, ठीक है। जब आप इस पे डायरेक्ट आएंगे गूगल क्लासरूम पे तो आपको इधर प्लस का साइन नजर आएगा ऊपर ऊपर, आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, ज्वाइन क्लास। जब आप ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो क्या मांगेगा, क्लास कोड, और वो क्लास का कोड बेसिकली हम आपको अभी भी देते हैं। ये बनाए कर हम नोट फरमा लें।
सबने लिख लिया? तो जब आप इस क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे तो ऊपर ऊपर ये लिखा हुआ है क्या? क्लास वर्क। जब आप इस क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका पहला पहला असाइनमेंट दिख जाएगा। अभी नहीं दिख रहा तो हम अभी बना लेते हैं। इसकी ड्यू डेट जो है अगले हफ्ते की है। और टॉपिक हमारा है HTML और हमारे पास जो टाइटल है क्रिएट अ वेब पेज यूजिंग हेडिंग, बल्कि ये हेडिंग नहीं, HTML टेक्स्ट, लिस्ट्स, लिंक्स एंड इमेजेस। medium.com जानता है कोई? देखा करो यार। medium.com एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। आपकी आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं, उस पर यहाँ पे डिस्कस हो रही होती हैं। सही है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल सकती है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये चीज़ जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब आप देख रहे हैं ये क्या है, एक हेडिंग है और ये उसकी सारी टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट के अंदर क्या एक और चीज़ क्या लगी हुई है? लिंक्स भी लगे हुए हैं। और यहाँ पर बेसिकली क्या लगा हुआ है, ये वैसे तो नॉर्मली लिखा हुआ है, लेकिन आप इसकी क्या बना सकते हो? एक लिस्ट बना सकते हो। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम कुछ और ढूंढ लेते हैं। ब्लॉकचेन का देख लेते हैं। ब्लॉकचेन को कौन कौन जानता है? किसी को पता है ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन क्या होता है? बताओ तो, मसला नहीं है, आराम से। बैठ जा, आपकी सिंपल डेफिनेशन थी लेकिन कदरे बेटर है। चलो, अब ये जो पेज है ये बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप इस पेज को आप देखें तो इस पेज में हेडिंग्स भी हैं, इस पेज में इमेजेस भी हैं, इस पेज पे इटैलिक भी है, बोल्ड भी है, इसके अलावा इमेजेस तो हैं ही हैं, और क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी है, और नीचे जाके एक जगह पे ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहीं पे देखी मैंने, ये रही। सही है। तो इस लिंक में बहुत कुछ इस पेज पे आ रहा है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी सी बात है कि मैं आपको बनाने को नहीं कहूँगा। जैसे ये वाला पार्ट है, सही है, या फ़र्ज़ करें ये वाला पार्ट है, ये आपसे नहीं बनेगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना कि यहाँ पे ये लाइन आई हुई है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आप इसको सिंपल सा अपना टेक्स्ट बस लिखते जाए। ठीक है। अब ये क्या होगा कि मैंने इसको कर दिया है आपको असाइन। तो जब आप अपने गूगल क्लासरूम में एंटर होंगे तो आपको यहाँ पर HTML के हेडिंग के अंदर ये असाइनमेंट दिख जाएगा। जब आप इस असाइनमेंट को क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला वेब पेज खुल जाएगा जो बेसिकली आपको बनाना है। आप इधर व्यू असाइनमेंट करें तो आपको असाइनमेंट दिख जाएगा। मेरे लिए थोड़ा अलग पेज आएगा, आपके लिए थोड़ा अलग पेज आएगा। आपके लिए वो आपको यहाँ पर बोलेगा कि अपलोड योर असाइनमेंट, जो फाइल आपने बनाई है उसको अपलोड करो। तो आप उसको अपलोड करोगे और यहाँ पर कहीं पे एक बटन आ रहा होता है, इस पर लिखा होता है टर्न इन। टर्न इन का मतलब होता है सबमिशन। आपने एक दफ़ा टर्न इन कर दिया तो वो दोबारा चेंज नहीं होता। आपने अपलोड कर लिया तो गूगल उसको सेव रखता है अपने पास, लेकिन अभी वो मुझे नहीं भेजेगा जब तक आप इस यहाँ वाले बटन को जो टर्न इन लिखा हुआ होगा उसको प्रेस नहीं करते। पहली दूसरी बार आपको थोड़ा इसको चलाने में मसला हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, आपको समझ तो वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।